नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज 7 जुलाई 2022 है और दिन है थर्सडे और आज हमारे टेबल पर है चार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो पहला जो टॉपिक है इट्स अबाउट हेट क्राइम और पनिशमेंट। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। देन वी हैव ऑफ कोर्स वन टॉपिक ऑन बांदुंग, बाली, दिल्ली। द हिंदू का ये आर्टिकल है, इट्स अबाउट जियो पॉलिटिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। फिर एक फार्मा फ्रीबीज के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। एक हाई कोर्ट के जज साहब ने ये आर्टिकल लिखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका जो एंड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द फोर्थ वन इज़ अबाउट इंडिया EU ग्लोबल डायनामिक्स। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो यूरोपियन यूनियन इम्प्लीमेंट करने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। हेट क्राइम पनिशमेंट, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों, हमारे देश में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्री स्पीच जो हैं, क्या ये अनहिंडर्ड हैं, क्या ये अनलिमिटेड है? द आंसर इज नो। इनफैक्ट हमारे मौलिक अधिकार जो है ना वो तो हमें याद रहते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, हमारी ड्यूटीज़ जो हैं अगर वो हमें मौलिक अधिकारों से ज़्यादा याद रहने लगे तो सच में हमारा देश जो है, हम सबका जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, उसमें ज़बरदस्त बदलाव हमें देखने को मिलेगा। एक मज़ा आएगा ऐसे देश में रहने में जिस देश के लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ पहले करते हैं और उसके बाद राइट्स के बारे में बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर क्या है कि राइट्स हमें पहले चाहिए, ड्यूटीज़ जो हैं वो किसको चाहिए, वो किसको फॉलो करनी है, उसको लेकर हम उतने इंक्लाइंड नहीं हैं। एनीवे, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग हैं वो कितने जीनियस होंगे, कितनी उनकी इन डेप्थ एक नज़र होगी कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच है ना उसको एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। देखिए, मेरा अगर कोई एक राइट है, इस राइट की वजह से अगर आपका राइट वायोलेट हो रहा है तो ये मेरा राइट जो है ना वो राइट नहीं होना चाहिए। इन द सेंस कि अगर मेरा कोई मौलिक अधिकार है और मैं फ्री स्पीच के चक्कर में मैं कुछ भी बोल दूं, ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर दूं जो मुझे बोलने ही नहीं चाहिए, जो कॉमन सेंस अलाउ नहीं करती है। देखिए, कुछ एटिकेट्स हैं वो हम सब के अंदर होने चाहिए एंड दिस विल हेल्प यू विथ योर इंटरव्यू एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, एक मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है, इसके बारे में इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती है बट मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। लोग क्या करते हैं पता है, ऑनलाइन अब हम आ चुके हैं, तो अगर आपको किसी को लेट्स से कोई आपको एडवाइस मीन्स कोई किसी की एक गलत हैबिट है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है ना तो आप सबके सामने उसको बताएंगे दैट इज़ पार्ट ऑफ बैड मैनर्स, राइट? ये अच्छा व्यवहार नहीं है, ये अच्छे मैनर्स नहीं है। अगर लेट्स से कोई किसी को कोई भी गलत आदत है तो आप अगर उनको कहना चाहते हैं उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को साइड में ले जाइए, अकेले में उससे बात कीजिए और उसमें भी उसको दिखना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि ऑनलाइन ट्विटर और फेसबुक ये सब चाहते हैं कि आप कुछ भी लिखें, बट आप लोग दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयार कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप इन सारी कंपनीज के पपेट्स बने, राइट? डोंट एंगेज इन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट? ट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। एंड अगर आपको अपना व्यू पॉइंट रखना है तो मेक श्योर लॉजिकल हो, और अगर आपको कोई चीज़ कोई गलत कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप को प्राइवेटली मैसेज करें, प्राइवेटली ईमेल करें, लेकिन सबके सामने उस व्यक्ति की बेइज्जती, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे मैनर्स नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गलत चीज़ कोई हो रही है तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ नहीं उठानी है। यहाँ पर यू हैव टू हैव ए टेक ए पिंच ऑफ सॉल्ट जिसको कहते हैं, कि हमारी जो कॉमन सेंस है उसका हमें इस्तेमाल करना है। अब हेट स्पीच जो हैं अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, राइट? और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर कम्युनिटीज़ को लेकर, और यहाँ पर मैं कोई
किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वी हैव सीन दिस थिंग के लोकल लेवल के जब इलेक्शंस होते हैं तो यही चीज़ जो है ना वो कास्ट लेवल पर हो जाती है। जब स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के इलेक्शन होते हैं तो ये रिलीजन पर बात आ जाती है, और या फिर किसी कम्युनिटी को कुछ बोल दिया, ये सारी चीज़ें, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कम्युनिटीज़ के बीच में नफ़रत पैदा हो। और ख़ास करके लॉ भी ये कहता है कि अगर कोई ऐसी स्पीच कोई दे रहा है जिसकी वजह से अगर वायोलेंस होता है तो जो स्पीच देने वाला व्यक्ति है, जो हेट स्पीच जो है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है, राइट। अगर आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं, आप कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वायोलेंस होने लगता है, तो दैट बिकम्स हेट स्पीच और उसके ऊपर कार्यवाही होनी ही चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की है, बहुत सारे वकीलों ने, जजेस ने डिमांड की है, एंड वी नीड दिस थिंग, राइट। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि हमें एक लॉ की ज़रूरत है, ऐसे लॉ की जो हेट स्पीच को टारगेट करे, राइट। इंडियन पिनल कोड में हेट स्पीच को टैकल करने के लिए हमें स्पेसिफिक प्रोविजंस की आवश्यकता है, और ख़ास करके आज के ऑनलाइन मीडिया और मैसेजिंग के ज़माने में तो ये इतना इजी हो चुका है, और इट्स ए, यू कैन से ए न्यू, पता नहीं आज की जो भी स्लैंग यूज़ कर रहे हैं, इट्स लाइक ए न्यू कूल ट्रेंड। किसी को कुछ भी कह दिया, राइट, कुछ भी कह दिया। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अभी कुछ दिनों पहले, आई डोंट यूज़ दैट मच ट्विटर एंड फेसबुक एंड ऑल, लेकिन रैंडमली मेरी नज़र गई एक चीज़ पर। आई वॉज पोस्टिंग वन, ये एक वीडियो जो है वो मैं पोस्ट कर रहा था आपके साथ शेयर करने के लिए ऑन ट्विटर। तो किसी व्यक्ति ने लिखा था कि मुझे जिम जाना जो है वो बहुत पसंद आ रहा है, अभी अभी उसने ज्वाइन किया होगा। तो किसी ने कमेंट करके ये कह दिया कि अब 2 साल तक जाओ या फिर 3 साल तक जाओ, तब मुझे बताना कि आप उतने ही एक्सेप्ट। बट द थिंग इज, आपको किसने पूछा है? जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, राइट। ये मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, मीन्स अगर कोई जा रहा है कहीं पर, अगर कोई जिम ज्वाइन कर रहा है या एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा है, तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ यू कैन एनकरेज दैट पर्सन, यू कैन टेल दैट पर्सन कि कीप डूइंग इट, यहाँ पर ये हो सकता है, वो हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। अगर आप अपने दोस्त हैं या फिर ऐसा, अब ऑनलाइन कोई भी कुछ, किसी को भी कुछ भी कह देता है। तो ऐसे ज़माने में ख़ास करके, चलो ये सारी चीज़ें तो सॉफ्ट चीज़ें हैं, लेकिन हेट स्पीच जो है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और दूसरी एक चीज़ जो है वो ये भी है कि अगर किसी ने कोई हेट स्पीच दे दी, तो हेट स्पीच का रिप्लाई क्या होना चाहिए? लॉ इज़ द रिप्लाई। मैं यहाँ पर रिप्लाई शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिएक्शन का शब्द नहीं, रिएक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। रिएक्शन क्या हो रहा है पता है? वायोलेंस। कोई भी किसी भी प्रकार का जस्टिफिकेशन जो है वो अलाउड ही नहीं है। अगर किसी ने हेट स्पीच दी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोग जो है वो वायोलेंस पर उतर जाए। देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायोलेंस। अगर हेट स्पीच के लिए जीरो टॉलरेंस चाहिए तो फिर वायोलेंस के लिए भी सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की यहाँ पर हमारे देश में ही हत्या हुई है पिछले कुछ दिनों में, व्हाट हैपेंड, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश को डिफाइन नहीं करती हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत ही गलत बात है, सोसाइटी के लिए गलत बात है। हेट क्राइम्स जो हैं उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को, हमारे जो नागरिक हैं उनको ये एश्योरिटी देनी चाहिए, उनको रीएश्योर करना चाहिए कि आप निश्चिंत रहिए, राइट। प्रॉपर अनबायस्ड तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें की जाएगी, और रूल ऑफ लॉ जो हैं उसको अप्लाई किया जाएगा। और सिर्फ अप्लाई करने की बात नहीं, राइट, सिर्फ पेपर पर नहीं है, रियलिटी में भी एक डिफरेंस जो है जब लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर कोई हेट स्पीच ऐसी कोई बातें करता है तो सरकार जो है वो एक्शन उठाती है और उसके बाद उसको सज़ा होगी एक्सेट्रा। तो लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि अगर कोई हेट स्पीच, तो धीरे धीरे हेट स्पीच जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक और चीज़, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि कोई भी ऐसे कम्युनल हेट्रेट की बातें जो हैं वो ना करें। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में मैं एक ही कहूँगा, राइट, हम जैसे हैं, जैसा मैं हूँ, जैसे हम हैं, जो हमें चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टीज हमें देगी
कीप दिस थिंग इन माइंड, राइट। हमारी जैसी भी डिमांड, वो कोई कई बार ऐसा भी होगा कि किसी चीज़ की डिमांड जो है वो सप्लाई करने से, लेट्स से कि हेट स्पीच के मुद्दों को उठाकर, तो आपको एक सीड सप्लाई करेगी आपके दिमाग में कि आप इन विषयों पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित हों आपका। और अगर फिर टीआरपी और ये व्यूज़ सारी चीज़ें मिलने लगी तो उनको पता चल जाएगा कि लोगों को इस प्रकार के मसालेदार टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी पसंद हैं, तो फिर वो वही पिरोसेंगे आपको। अगर हम डिमांड करें पॉलिटिकल पार्टीज से कि देखिए भारत का जो सेक्युलर फैब्रिक है ना, वो हर हालत में हमें प्यारा है, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई गिव एंड टेक जो है वो हम नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी पार्टी जो है, अगर आपको वोट चाहिए, अगर आपको जो भी चीज़ें चाहिए हमसे, राइट, वोट चाहिए, लाइक्स चाहिए, व्यूज़ चाहिए, डेवलपमेंट पर, अगर डेवलपमेंट के आधार पर अगर आप हमसे वोट मांगेंगे, राइट, तो हम डेफिनेटली आपके साथ हैं। लेकिन अगर समाज में ऐसी कम्युनल हेट्रेड और इन सारी चीज़ों को फैलाने की बात की, और फिर भी कोई भी चैनल क्यों ना हो, राइट, आई हैव सीन के कुछ ऐसे शॉर्ट्स हैं, कुछ ऐसी रील्स हैं, राइट, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो फिर पिरोसी जा रही हैं और लोगों को भड़काया जा रहा है। ये अब नया तरीका आ चुका है, राइट। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे कैंपेन्स चला रही हैं, तो इनको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। इट्स लाइक सांप को दूध पिलाने बराबर है। वैसे सांप दूध नहीं पीते साइंटिफिकली, लेकिन जो कहावत है ना कि आग से खेलने का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश के लिए ही अच्छी बात नहीं। और जो दुश्मन देश हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे देश में समाज, अलग अलग समाज में, कास्ट में, रिलीजन में क्रैक्स आ जाए, राइट, ताकि वो अच्छी तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सके। वर्ड्स फ्रॉम बांदुंग टू रिलीव इन बाली एंड दिल्ली, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ब्रिक्स की समिट कब हुई थी? 23-24 जून। G7 की मीटिंग 26 27। नेटो समिट 29 मैड्रिड यानी कि स्पेन में। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले एक फोर्टनाइट की बात करें, फोर्टनाइट यानी कि जो 15 दिन होते हैं उसको फोर्टनाइट कहते हैं, राइट। जैसे 7 दिनों को हम वीक कहते हैं, तो 15 दिनों को फोर्टनाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर एक पिछले फोर्टनाइट को अगर हम देखें तो वी फाइंड दिस फैक्ट के रशिया का जो इन्वेजन रहा यूक्रेन पर, तो इसको लेकर अलग अलग समिट्स में अलग अलग डिसीजंस हमें देखने को मिले हैं। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं वो G20 की मीटिंग को अटेंड करेंगे, राइट। इज गोइंग टू विजिट बाली, राइट, आज और कल 2 दिनों की बाली यानी कि इंडोनेशिया में ये मीटिंग होगी। और G20 में बेसिकली दुनिया की सबसे 20 बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो इसमें पार्ट लेती हैं। नवंबर में इंडोनेशिया में ही G20 की समिट होने वाली हैं। और चलिए उसके एक और पॉइंट है, आई विल टेल यू व्हेन वी विल रीच दैट। और दिसंबर में, पे अटेंशन हियर, इंडोनेशिया जो हैं वो अभी प्रेसिडेंट हैं, और इंडोनेशिया से प्रेसिडेंसी जो है वो किसके पास आएगी? भारत के पास। दिसंबर से भारत जो है वो G20 का प्रेसिडेंट बनेगा। ये 2 चीज़ें आप इंडोनेशिया और इंडिया के बारे में ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आज के आगे हम बढ़े उससे पहले ये पॉइंट्स आपके लिए समझने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 3 मीटिंग्स हुई, कौन सी? ब्रिक्स, G7 और नेटो की जो मीटिंग हुई मैड्रिड में, ये तीनों मीटिंग्स को अगर आप देखें तो इसमें से आपको एक क्लियर मैसेज मिल जाता है कि फ्यूचर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो किस दिशा में आगे जा रहा है। और ये जो मैसेजेस और जो स्पीचेस हमें देखने को मिल रही है, तो सारे अलग अलग ये तीनों ग्रुप्स जो हैं तो वो किस लेवल पर हैं वो हमें समझ में, किस लेवल पर इन द सेंस के जियोपॉलिटिक्स को लेकर उनका व्यू पॉइंट और चीज़ें जो हैं वो क्या है। तो सबसे पहले ब्रिक्स, अगेन लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू, मैंने एक आर्टिकल आपको होमवर्क में पढ़ने को दिया था, एंड आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने 2-3 आई थिंक कमेंट्स मिले हैं मुझे, 3 फॉर श्योर, राइट। एक तो 9 का नाम तो मैंने लिया भी था, राइट। उसके बाद मैंने देखे कि 2 और स्टूडेंट्स ने कमेंट लिखी है, उन्होंने आर्टिकल जो है वो पढ़ा है। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या कोई रीज़न है कि आपने वो आर्टिकल जो होमवर्क में आपको दिया गया है वो आपने क्यों नहीं पढ़ा? आई वुड रादर यूज़ द वर्ड एक्सक्यूज़। कोई ऐसी एक्सक्यूज़ है आपके पास, कोई ऐसा बहाना है कि आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई क्यों नहीं दे पाए? राइट, डू लेट मी नो अगर वक्त है आपके पास तो। इफ़ यू आर वेरी बिजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कैरी ऑन विथ योर
बिजी लाइफ। ब्रिक्स, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे और ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। पिछले एक हफ्ते के अगर एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस जब से ये फिर से स्टार्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ माई इंजरी, तो जब से फिर से रीस्टार्ट किए हैं इनको, तो आपने फॉलो किए हैं, तो यू नो कि ब्रिक्स में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। मिस्टर शी और मिस्टर पुतिन जो हैं, उन्होंने ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने जो यूनिलैटरल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर, तो इसका विरोध किया है। कहाँ पर? ब्रिक्स में। अब देखिए, मोदी साहब जो हैं उन्होंने ब्रिक्स को वर्चुअली ज्वाइन, ये वर्चुअल मीटिंग थी, तो इसको ज्वाइन करने पर वो एग्री हुए। उन्होंने कहा कि चलो, भारत ने कहा कि चलो हम ब्रिक्स की मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि भारत ब्रिक्स को लेकर कमिटेड है। और फिर जो रशिया को शन करने की बात है, रशिया को ठुकराने की बात है वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो भारत ने इस पर भी मना कर दिया, राइट। भारत ने कह दिया कि हम रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप जो है उसको नहीं तोड़ेंगे। पिछले 2 सालों से हमारा और चाइना का क्या चल रहा है, वी नो इट वेरी वेल, राइट, LSE पर। फिर भी हमने ब्रिक्स की समिट को अटेंड किया एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी हम कमिटेड हैं। ब्रिक्स इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स की बात करें तो काफ़ी सारे ये जो वेस्टर्न लेड सैंक्शन रेजीम्स हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुई। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक है, उसने 17 लोन्स अप्रूव की हैं, $5 बिलियन के ये लोन्स हैं, और इसमें रशियन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं इसको और ज़्यादा स्प्रेड करने के बारे में बातचीत हुई, और ये लोन इसमें दी जाएगी। इसी के साथ जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है, जो प्रीडोमिनेंटली वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो यहाँ पर कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट और ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स ने मिलकर ये तय किया है कि ये स्विफ्ट का एक अल्टरनेटिव जो है वो हमें तैयार करना चाहिए। इसी के साथ मिस्टर पुतिन ने ब्रिक्स में ये भी कहा कि एक बास्केट ऑफ करेंसीज तैयार करते हैं कि हम 5 देशों की जो लोकल करेंसीज हैं उसमें हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, ताकि हमें डॉलर पर इतना ज़्यादा रिलाई ना रहना पड़े। ब्रिक्स की समिट के एक दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो G7 की समिट को अटेंड करते हैं जर्मनी में, और G7 की मीटिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर बातचीत जो है वो यूक्रेन को लेकर ही हुई। G7 वैसे इकोनॉमिकल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स ही ज़्यादा डिस्कस हुआ। तो भारत की फ्लेक्सिबिलिटी को देखिए, एक तरफ हम ब्रिक्स में रशिया और चाइना के साथ बातचीत करते हैं, और दूसरी तरफ फिर हम G7 की मीटिंग को भी अटेंड करते हैं। फिर नेटो की मीटिंग हुई। अब इंडिया इसका तो पार्ट नहीं है, लेकिन नेटो में क्या था, ज़्यादातर रशियन एग्रेशन के बारे में इस मीटिंग में बात हुई। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नेटो ने ये कहा कि एक सिस्टमेटिक कंपटीशन शब्द का इस्तेमाल किया है, सिस्टमेटिक कंपटीशन। और ये कंपटीशन जो है वो चाइना को टारगेट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि नेटो के जो इंटरेस्ट हैं, सिक्योरिटी हैं, वैल्यूज़ हैं, तो चाइना इसको चैलेंज कर रहा है। तो ये चाइना जो है वो एक सिस्टमेटिक कंपटीशन दे रहा है नेटो को। तो क्लियरली यहाँ पर रशिया और चाइना की जो गैंग जो है वो बन चुकी है। इसके साथ एक पार्टनर इन द ब्लू पैसिफिक PBP लॉन्च किया है, US लेड हैं, तो इसमें USA हैं, UK हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, न्यूजीलैंड है और जापान है। लास्ट ईयर एक ऑकस लॉन्च किया था। इसमें आपके लिए एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑकस में कौन कौन से देश हैं? आई एम श्योर इट शुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू गाइज, राइट? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The direct message was that NATO would no longer consider Russian sensitivities on the subject of NATO expansion. यहाँ पर एक डायरेक्ट मैसेज भी दिया गया कि रशिया की जो सेंसिटिविटीज़ है ना, रशिया इज़ नॉट हैप्पी विद NATO एक्सपांशन. अब नेटो जो हैं कहता है कि वी डोंट केयर, रशिया को दुख लग रहा है तो भले लगे, हम तो नेटो का एक्सपांशन जो है वो करेंगे. तो ये तीनों समिट के बारे में अगर हम एक बर्ड्स आई व्यू पर जो अभी हमने देखा और पिछले दिनों में हमने इसके बारे में विस्तार से डिस्कशन की है, तो व्हाट वी कैन क्लियरली से कि दुनिया जो है वो पोलराइज्ड हो रही है. पोलराइज्ड यानी कि क्रैक्स जो हैं वो क्लियर हैं. वेस्ट वर्सेस चाइना प्लस रशिया, ऐसी एक गैंग जो है वो बन चुकी है. यहाँ पर वेस्ट में ये सारे देश, नेटो वाले देश, और यहाँ पर चाइना प्लस रशिया हैं. भारत जो है वो कुछ ऐसे देशों की तरह
ऑयल, फर्टिलाइजर, सीमेंट और दूसरी कमोडिटीज़ रशिया से और ज़्यादा मंगवाने लगा है। लेकिन इसी के साथ साथ भारत जो है वो डिफेंस परचेसेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। यूएसए, फ्रांस एक्सेट्रा देशों से भी हम ज़्यादा सामान अब खरीदना चाहते हैं। एक लंबे समय तक हम रशिया पर ही निर्भर थे, तो अब वो हम नहीं करना चाहते। तो यू कैन सी हियर अगेन कि हमने एक बैलेंस रखा है, राइट। और यू कैन सी हियर कि भारत जो है बैलेंस लेकर चल रहा है। लेकिन ये जो टाइट रॉप पर जो हमारी वॉक चल रही है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, राइट। हमें कुछ ना कुछ तो इसके बारे में करना ही होगा। तो यही एक वक्त है, यही एक समय है कि हमारा देश भारत जो है वो इस मोमेंट को सीज़ करें और एक ग्लोबल लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करने का वक्त जो है वो अब आ चुका है। जर्मनी में मिस्टर मोदी जो भारत जो हैं, व्हेन आई से मिस्टर मोदी वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, इजंट इट, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो भारत ने क्या कहा? भारत ने हमेशा कहा है कि डायलॉग प्लस डिस्कशन, ये इनसे ही हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, अब वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया और इंडिया, ये याद रखना। तो जोको विडोडो जो हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी ये कहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, यूके, यूएसए, ये सारे देश और यूरोपियन यूनियन, ये सारे देश क्या कह रहे हैं पता है? G20 की मीटिंग में अगर पुतिन साहब एड्रेस करेंगे तो हम ये सारे सेशंस को अटेंड नहीं करेंगे। तो विडोडो कह रहे हैं कि देखिए, बातचीत के माध्यम से हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में क्या हुआ देखिए, 141 देशों ने जो यूक्रेन पर रशिया ने चढ़ाई की तो इसका विरोध किया, वोट देकर विरोध किया है। अब जब ह्यूमन राइट्स काउंसिल में से रशिया को निकालने की बात आई तो 141 में से सिर्फ 93 वोट देशों ने ही वोट किया। और जब ये सैंक्शंस लगाने की बात आई रशिया पर, यूएसए और यूरोपियन लेड सैंक्शंस, तो 40 देशों ने ही इसको ज्वाइन किया है। तो इसका क्या मतलब है कि देखिए, ज़्यादातर देश 141 देश जो हैं, 3 डिजिट्स में देश जो हैं वो युद्ध नहीं चाहते। वो कहते हैं कि रशिया ने जो किया वो गलत किया। लेकिन जब ह्यूमन राइट्स काउंसिल में से निकालने की बात आई तो 93, और जब सैंक्शंस लगाने की बात आई तो 40। तो जो मैंने आपको बताया ना कि एक यूएसए या फिर आप कह सकते हैं वेस्ट वर्सेस रशिया एंड चाइना, ये जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सभी देश जो हैं वो या तो यूएसए की टीम में है या फिर रशिया चाइना की टीम में है। नो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे देश, जैसे कि भारत का अभी हमने देखा, राइट, साउथ अमेरिका टू अफ्रीका, गल्फ में बहुत सारे देश हैं, आसियान के देश हैं, राइट। ये वॉर नहीं चाहते हैं, किसी भी प्रकार का वॉर नहीं चाहते, ये बिजनेस करना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। और मिस्टर विडोडो की तरह हम भी इसमें एक स्टैंड ले सकते हैं। देखिए, मिस्टर विडोडो जो हैं वो जर्मनी से फिर कीव गए और कीव के बाद वो मॉस्को गए। उन्होंने ज़ेलेंस्की साहब के साथ बातचीत की, पुतिन के साथ बातचीत की। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, हमारा देश जो है भारत, उसके अंदर ये क्षमता है कि हम दोनों ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों के साथ बातचीत कर सकते हैं और एक हमारा जो एक वेट है वो डाल सकते हैं और उनको पर्सुएड कर सकते हैं कि आप युद्ध जो है उसका त्याग कर दीजिए। और 1955 में ऐसी कुछ सिचुएशन थी, तो उस टाइम पर इंडोनेशिया में ही बांदुंग जो है वहाँ पर ही नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको नाम कहते हैं, नाम का जन्म हुआ। उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब थे और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मोदी साहब हैं। आई एम श्योर उस टाइम पर जो नाम की शुरुआत की थी, तो आज भी हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं और बहुत सारे देशों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, ताकि ये जो पोलराइजेशन है ना कि ये यूएसए वाली टीम और ये रशिया चाइना वाली टीम, ऐसा नहीं। हम किसी भी टीम में रहना नहीं चाहते। हमारे जैसे बहुत सारे देश हैं जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, किसी की अम्ब्रेला के तहत काम करना नहीं चाहते और एक दूसरे के साथ व्यापार करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो एक ऐसे भी फोर्स जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं और इसमें भारत जो है वो एक लीडरशिप रोल जो है वो प्ले कर सकता है। भारत ही एक स्टैंड ले सकता है। वुड से ए नो टू फार्मा फ्रीबीज, यस फॉर पब्लिक गुड, द हिंदू का ये आर्टिकल है। एक जजमेंट है, राइट, एपेक्स लेबोरेटरीज मेजर्स एपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर्स ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लार्ज टैक्स पेयर यूनिट 2 और 22 फरवरी 2022 का ये एक जजमेंट है। और इस जजमेंट में क्या कहा गया है
कि ये जो एपेक्स लेबोरेटरीज़ हैं वो जो डॉक्टर्स को फ्रीबीज दी जाती हैं, राइट, डॉक्टर्स को कुछ चीज़ें जो दी जाती हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर डिडक्शन मांग रही थी। वो कह रही थी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो हमने फ्री में दी हैं, तो इस पर हमें डिडक्शन टैक्स में एग्जम्पशन मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट ने। अब देखिए, मैं बहुत ही इस पर्टिकुलर आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड यहाँ पर कुछ कोर्ट के एग्जांपल, कुछ केसेस के एग्जांपल, रेफरेंसेस दिए गए हैं। आपको ये समझना है कि एक डॉक्टर जो हैं और एक पेशेंट जो हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, एक बहुत ही आप कह सकते हैं क्लीन रिलेशनशिप है। और क्या होता है कि जब हमारे डॉक्टर, हम किसी डॉक्टर, फॉर एग्जांपल अभी मैं जो मेरी इंजरी है, राइट, तो उस इंजरी के लिए आई गो टू ए फिजियोथेरेपिस्ट, राइट, तो वो जो मुझे कह रहे हैं आई ट्रस्ट हिम। वो जो मुझे कह रहे हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, इतने हफ्तों तक हम ये करेंगे, राइट, तो आई ट्रस्ट माय डॉक्टर। और जितने समय तक अगर वो मुझे कहेंगे कि मुझे और एक महीने के लिए जाना है उनके पास, तो आई विल गो, बिकॉज मुझे पता है कि ऐसा नहीं है कि उनको मैं हर रोज़ जा रहा हूँ, हर रोज़ एक फ़ी दे रहा हूँ तो उससे ही उनका घर चल रहा है। उनका जो मेन, आई नो कि उनका मेन जो फोकस है दैट विल बी कि मेरा जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए, राइट। और ऑफ कोर्स मैं अगर ठीक हो गया, होपफुली हो जाऊंगा ईश्वर की दुआ से, तो मीन्स भगवान ने अगर चाहा तो अच्छा डेफिनेटली हो ही जाऊंगा, और आप सबकी प्रार्थना है तो यस। तो व्हाट आई वाज टेलिंग के वो क्या चाहेंगे कि अगर मैं जब भी मैं अच्छा हो जाऊंगा तो ऑफ कोर्स आई विल रेफर समवन एल्स, इजंट इट। अगर किसी को फ्यूचर में अगर कोई इश्यू हुआ देन आई विल टेल कि ये डॉक्टर जो है वो अच्छे हैं, तो दैट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। अब कोर्ट ने यही कहा है कि डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फाइनल वर्ड। पे अटेंशन हियर, राइट। एक मेडिकेशन को लेकर एक फाइनल वर्ड पेशेंट, भले ही वो मेडिकेशन जो है वो अनअफोर्डेबल हो, पेशेंट जो है वो मानेंगे कि नहीं डॉक्टर साहब ने कहा है या फिर मैडम ने कहा है तो वो बात सही ही होगी, ऐसा ही हमें करना चाहिए। इतना भरोसा होता है, और जब इतना भरोसा होता है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो डॉक्टर्स की ज़्यादा बन जाती है। अब फार्मा इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट कमाए, इस पर किसी को ऐसा नहीं है कि फार्मा इंडस्ट्री पैसे ही ना कमाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसे लगते हैं, और फार्मा इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना उनको भी, उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, हाई होती है, तो यू नीड टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए हमारे देश में मेडिसिन का। बहुत अलग अलग मेडिसिन, एक ही कंटेंट वाली मेडिसिन की अलग अलग प्राइसेस हैं। फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनको तो सब्सिडाइज्ड रेट पर ही मिलना चाहिए। ये कुछ बदलाव की ज़रूरत है। अब यहाँ पर बात क्या है फ्रीबीज़ की। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एक डार्क रियलिटी है हमारे देश में। कैसा है पता है, जो एमआर होते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो एक फार्मा कंपनी की तरफ से डॉक्टर के पास जाते हैं। राजकोट में, जिस शहर में मैं रहता हूँ, तो एज़ फार एज आई नो राजकोट में क्या होता है कि आई थिंक वेंसडे को वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वेंसडे थर्सडे, बट अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वो जाते रहते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास। कभी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो यू विल फाइंड कुछ लोग जो हैं वो टिप टॉप फॉर्मल कपड़े पहनकर, एक बड़ी सी बैग होगी उनके पास, और वो आराम से वेट कर रहे होंगे। और फिर जब पेशेंट्स चले जाएंगे तो फिर वो डॉक्टर की केबिन में जाएंगे, उनके साथ डिस्कशन होगी। तो फार्मा कंपनीज क्या कहती हैं पता क्या करती हैं, एमआर को भेजती हैं, और एमआर जो हैं वो बेसिकली 3 ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। एक है कमीशन, दूसरी जो चीज़ है उसमें होता है आपको कैश मिल जाएगा इतना, एंड द थर्ड इज़ जो है कमीशन कैश, मोर लाइकली सेम थिंग। यहाँ पर एक प्रकार की पार्टनरशिप हो गई आपकी, एंड देन यू गेट दिस फ्री बीज, राइट। आपको घूमना फिरना है, फ़ॉरेन जाना, ये वो बहुत सारी ऐसे फैसिलिटीज़ वो आपको प्रोवाइड कर देगा, बशर्ते है कि आप उसी कंपनी की दवाई जो है उसको रिकमेंड करें। अगर आप किसी लेट्स से आप पेट के डॉक्टर हैं, तो कोई पेट की दवा आती है, लेट्स से XYZ उसका नाम है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो आप अगर XYZ ही रेकमेंड करेंगे अपने सारे पेशेंट्स को, और अगर आपकी हॉस्पिटल के आसपास जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर अगर अच्छा XYZ जो दवाई है वो अच्छी बिक रही है, तो फिर आपको उस हिसाब से या तो जितनी बिकेगी उस पर कमीशन मिलेगा, या फिर आपको एक साथ जो है वो पैकेज दे दिया जाएगा।
तो इस प्रकार से आप ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये कंपनीज जो हैं वो सेल्स को बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स के साथ टाई अप करती हैं। दिस इज़ बैड। इस चीज़ का विरोध जो है ये जजमेंट कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात जो इस जजमेंट की है, आई एम श्योर आपको एक नई नॉलेज, एक नया इंसाइट मिला होगा, यही है इस आर्टिकल में। इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी लास्ट में इस आर्टिकल में, जज साहब ने आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा है कि अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बाद क्या होना चाहिए, ये जो फ्रीबीज इलेक्शन के टाइम पर दी जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कहती है ना कि अब साइकिल ले जाइए, लैपटॉप ले जाइए, मोबाइल फ़ोन ले जाइए, तो ये सारे पैसे कहाँ से आते हैं? ये सारे पैसे मेरे और आपके ही हैं। तो ये भी बंद होना चाहिए। ये एक फाइनल पॉइंट है। अब आप इस फाइनल पॉइंट के बारे में सोचिएगा। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इंडिया और ईयू के साथ जुड़ा हुआ है, ग्लोबल डायनेमिक्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए हमें क्या चाहिए? नेट ज़ीरो टारगेट्स को हमें अचीव करना है। ज़्यादातर देश जो हैं वो 2050 तक अचीव करेंगे, चाइना जो है वो 2060 तक अचीव करेगा, इंडिया जो है वो 20 कब तक करेगा? दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है इसका आंसर। यूरोपियन यूनियन जो है वो पहला कार्बन न्यूट्रल रीजन दुनिया का बनना चाहता है बिफोर 2050। और यहाँ पर एक यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील की बात है। और ये जो ईयू ग्रीन डील है उसमें ये है कि ईयू सोसाइटी जो है उसको फेयर बनाया जाएगा। फेयर इन द सेंस कि एक इक्वल सोसाइटी हो, वेल्थी सोसाइटी हो, मॉडर्न सोसाइटी हो, रिसोर्सेज सारे इनके पास हो, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी हो। तो एक ऑल टुगेदर एक नए लेवल पर ले जाने की बात है। और एक फिट फॉर 55 पैकेज की बात है यहाँ पर। 2030 तक के क्लाइमेट टारगेट्स को अचीव करने की बात यहाँ पर है। और यहाँ पर CBAM, पे अटेंशन हियर, राइट, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, पे अटेंशन हियर, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। अब ये जो है ना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM, ये एक प्रकार का कार्बन प्राइसिंग सिस्टम है। जो यूरोपियन यूनियन में जो सामान इंपोर्ट होगा तो इस पर एक प्रकार का टैक्स लगेगा, एक प्रकार की पेनल्टी लगाई जाएगी, राइट। CBAM suggests taxing the imported goods based differences between carbon used in the प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड गुड्स के। अगर आप लेट्स से इंडिया से कोई सामान यूरोपियन यूनियन में जाएगा तो उस पर कितना कार्बन एमिट किया है उस हिसाब से पेनल्टी जो है वो लगेगी। 1 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में इस पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी और ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं लगेगी, राइट। 1 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी 2026 तक। 1 जनवरी 2026 यानी कि 3 सालों के बाद कैसा होगा कि धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं वो 10% से शुरुआत होगी और 2035 तक सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसके परव्यू में आ जाएगी। 10 सालों के अंदर इसको कम्प्लीटली फेज आउट किया जाएगा। यानी कि कार्बन वाली कोई चीज़ यूरोप में जाएगी तो उसके ऊपर अलग से टैक्स लगेगा। इनिशियल स्टेज में 5 साइट यानी कि कार्बन इंटेंसिव एंड ट्रेड एक्सपोज्ड सेक्टर्स जो हैं, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीज़ों के ऊपर पहले फोकस होगा, बाद में सारी चीज़ें जो इसके अंदर कवर हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन का कहना ये है कि इससे जो कार्बन लीकेज है वो ख़त्म हो जाएगा और एक लेवल प्ले फील्ड जो हैं वो क्रिएट होगी। क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा अडॉप्ट होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। डेवलपिंग देश जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि WTO और UNFCCC के जो नॉर्म्स हैं उसका ये अलग से मीन्स इसकी क्या लीगलिटी है। आपको अगर कुछ करना है तो WTO और UNFCCC को फॉलो कीजिए और इससे प्रोटेक्शनिज्म होगा। वी नो इट वेरी वेल कि यूरोपियन यूनियन जो है एक डेवलप्ड रीजन है, तो डेवलपिंग देशों की कंपनीज के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी जितनी यूरोपियन यूनियन देशों के पास होगी। तो बेसिकली एक प्रकार का वो एक बॉर्डर, एक फेंस, एक प्रोटेक्शनिज्म यहाँ पर कर रहे हैं। और ये जो CBAM में पैसे कलेक्ट होंगे तो ये पैसों का इस्तेमाल तो यूरोप के लिए ही होगा। इसका इस्तेमाल तो जो हैं वो क्या होना चाहिए कि हमारे जैसे देश जो है भारत और ये जो दूसरे डेवलपिंग देश हैं तो उनको ये पैसे दिए जाए और उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये पैसे भी यूरोपियन यूनियन अपने पास ही रखना चाहता है, तो इसका विरोध तो डेफिनेटली होगा। अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है उनके बीच में काफ़ी हेल्थी ट्रेड रिलेशनशिप हैं।
भारत जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है तो उसकी लगभग 14% चीज़ें हम सिर्फ यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करते हैं, और यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एंड एज यू कैन सी हियर हमने कितने सारे चीज़ों को ट्रेड किया 2019-20 में। तो आंकड़ा यहाँ पर है 63.8 बिलियन रुपीज़ की बात है, राइट, यहाँ पर, और इसमें भी राइज हमें देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत हो रही है। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट एज वेल कि 2023-2024 तक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा। तो दिस इज़ द टाइम कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है ना वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। क्लीनर और ग्रीनर टेक्नोलॉजी इंडिया में, यूरोप की टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर आए और हमारा प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा ग्रीन हो, ज़्यादा क्लीन हो। इस चीज़ को लेकर दोनों देश, व्हेन आई से दोनों देश, ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं, तो व्हेन आई देश आई मीन टू से दोनों पार्टीज़ जो हैं, इंडिया एंड EU, कैन वर्क इन दिस डायरेक्शन। ये जो CBAM है ना, इसका तो विरोध होगा ही। ये आई डोंट मीन्स यूरोपियन यूनियन इसको फोर्सफुली एनफोर्स भी नहीं कर सकता, बिकॉज WTO और UNFCCC के विरोध की बात है ये। तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द बेस्ट वे आउट। इसमें हमारा भी फ़ायदा है और यूरोपियन यूनियन का भी फ़ायदा है। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Please make sure that you share this lecture with other new students. And I'll see you soon with some more interesting videos as quickly as I can. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.